प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत के केंद्र में एक बार फिर राहुल गांधी है। वो राहुल गांधी जो पिछले 7-8 महीनों से देश में राजनीति की चर्चा के केंद्र में आए हुए हैं। पहले वह चर्चा के केंद्र में इसलिए थे क्योंकि वह भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से 4000 किलोमीटर की पद यात्रा करते थे। उस समय पर उनके बयान सुर्खियां बनते थे, उनके तौर तरीके सुर्खियां बनते थे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए जाने वाले तमाम आरोप भी उन्हें सुर्खियों में लाए रखते थे। पर उसके बाद में भी राहुल गांधी चर्चा में इसलिए बने हुए हैं क्योंकि एक तरफ तो वो विदेश में जाकर भारत के संदर्भ में बहुत कुछ बोले, उसे भाजपा ने मुद्दा बनाया तो वह चर्चा का विषय बन रहा। दूसरा विषय जो बना वो बना कि कर्नाटक में चुनाव के दौरान उनके द्वारा जो बयान दिया गया था मोदी सरनेम को लेकर, उसे लेकर एक मानहानि का मामला सूरत कोर्ट में लगाया गया। उस मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के कारावास की सजा सुना दी गई। उस सजा का परिणाम यह हुआ कि राहुल गांधी जो लोकसभा के सदस्य हुआ करते थे वायनाड संसदीय क्षेत्र से, वह पूर्व सांसद की हैसियत में आ गए। कांग्रेस इस फैसले को लेकर नाराज है, रुष्ट है। इसके संदर्भ में उसकी शिकायतें हैं, शिकवे हैं, पर शिकवे शिकायत अपनी जगह और कानूनी प्रावधान अपनी जगह। नतीजा यह हुआ कि राहुल गांधी ने कानूनी रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला किया और सेशन कोर्ट में इसके खिलाफ जो मजिस्ट्रेट कोर्ट से आदेश हुआ था याचिका लगाई। उसके तहत आज फैसला आया और फैसले के तहत जज मोगरा जी के द्वारा केवल एक शब्द इस्तेमाल किया गया, डिसमिस्ड। अर्थात आपने जो याचिका लगाई वो अस्वीकृत की जाती है, खारिज की जाती है। तो कुल मिलाकर यही हमारा विषय है, याचिका दरकिनार मुश्किल बरकरार। दरअसल अगर ये याचिका स्वीकृत हो जाती, राहुल गांधी के द्वारा जो ये अपेक्षा अदालत से की गई थी कि सजा पर रोक लगाई जाए, उन्हें दोषी ठहराने पर रोक लगाई जाए, अगर ये दोनों ही विषयों के संदर्भ में उन्हें मनमाफिक फैसला मिल जाता तो राहुल गांधी एक बार फिर लोकसभा के सदस्य होने के संदर्भ में रास्ता खुल जाता। अटक गया ये। कांग्रेस इस पर नाराज है कि यह फैसला सही नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी जो इस मामले में राहुल गांधी के वकील भी हैं और कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं, उन्होंने पत्रकार वार्ता करके कहा है यह फैसला सही नहीं है, हम इसके खिलाफ और ऊपर अदालत में जाएंगे, अर्थात हाई कोर्ट जाएंगे। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की बल्लियां उछली हुई है। संबित पात्रा ने बिल्कुल इंतजार नहीं किया, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बोला कि गांधी परिवार का घमंड चूर हो गया इस फैसले से। साथ ही उन्होंने कहा कि देश का पिछड़ा वर्ग इस फैसले से बेहद प्रसन्न है क्योंकि उसका अपमान राहुल गांधी ने किया था, उस अपमान को अदालत ने सही ठहराया है, गलत किया था राहुल गांधी। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि मसला वाकई कानूनी है या सियासी है, फैसला सही या गलत के संदर्भ में दोनों पार्टियों के जो दावे हैं उस पर बात करेंगे और साथ ही कानूनी तौर पर राहुल गांधी के पास क्या विकल्प बचे हुए इस पर भी बात करेंगे। इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और देश की राजनीति के केंद्र में चर्चा का विषय बने हुए इस फैसले पर कुछ बातचीत करें। उससे पहले लेकिन समय है आज का विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि कभी उम्मीद मत छोड़ो, तूफान लोगों को मजबूत बनाते हैं और हमेशा के लिए कभी नहीं रहते हैं। रॉय बेनेट जिम्बाब्वे के मशहूर राजनेता, उन्होंने ये बात कही थी। तो कुल मिला के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दोनों को उम्मीद छोड़नी भी नहीं चाहिए। अभी मुश्किल का दौर चल रहा है, पर हमारे यहाँ कहा गया है मुश्किलें कभी ना कभी तो खत्म होंगी। तो कांग्रेस की हो या राहुल गांधी की, उम्मीद करते हैं उनकी भी मुश्किलें खत्म होंगी। इस सकारात्मक भाव के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, संसदीय मामलों के जानकार हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनेता होने के साथ साथ विचारक भी। समझेंगे उनसे क्या कहानी बन रही है देश में इस मसले को लेकर। शैलेश नितिन त्रिवेदी है, वो भी कांग्रेस के चुनिंदा जो विचारवान राजनेता रहेगा उनमें से एक है। लंबे समय तक प्रवक्ता रहे हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के प्रमुख हैं। वो पाठ्य पुस्तक निगम नई शिक्षा नीति के अनुसार किताब कब लेकर आएगा, इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। आज तो राहुल गांधी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रमोद कुमार जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के। कानूनी तौर पर क्या विकल्प इस मसले पर हैं, सही गलत को जितने मुखर तरीके से दोनों पार्टियां बोल रही हैं फैसले को लेकर, यह अदालत की अवमानना तो नहीं है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही हमारे साथ दिलीप गोयल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तटस्थ राय देने के लिए हमारे साथ इस मसले पर मौजूद है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे तो शैलेश नितिन त्रिवेदी से, लेकिन उससे पहले इस मसले को लेकर जो बयान आए हैं उन पर निगाह डालेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं राजनेता। उसका वर्डिक्ट आया है, पूरे देश में खुशी का माहौल है और खास करके पिछड़े वर्ग में, जिसके प्रति राहुल गांधी के मन में
वैमनस्य का भाव था। जिस पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था, और इतना कुछ करने के बाद राहुल गांधी और गांधी परिवार को लगता था वो बच के निकल जाएंगे, वो नहीं हो पाया है। दिस इज I would say slap on the face of the arrogance of the Gandhi family. जो मूलभूत आधार हैं कानून के इस क्षेत्र के, उनके अनुसार ये गलत है। एक गलत निर्णय को अफर्म किया गया है, वो गलत है। हमारे पास जितने भी कानूनी विकल्प हैं, प्राथमिक जिसमें है उच्च न्यायालय की तरफ जाना, उसके अधिकार क्षेत्र का हम उपयोग करेंगे, निकट भविष्य में करेंगे। इसमें तिथि देना आवश्यक नहीं है, लेकिन हमारे सभी अधिकार क्षेत्र जल्द से जल्द इस्तेमाल किए जाएंगे। आप जानते हैं कि हमारे जो संवैधानिक न्यायालय हैं, जो उच्च न्यायालय भी आता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय भी आता है, उनके पास व्यापक ऐसे पावर्स हैं जिनके अंतर्गत ये जो गलत कारणों से गलत कानूनी आधार पर दो निर्णय आए हैं, उनको चुनौती दी जाएगी। और हमें आशा और विश्वास है कि जल्द से जल्द ये सही की जाएगी, गलती को ठीक किया जाएगा न्यायिक कानूनी रूप से। तो शैलेश नितिन त्रिवेदी जी मेरे साथ हैं। संबित पात्रा की भाषा को देखिए। उन्होंने कहा ये गांधी परिवार के गाल पर तमाचा है। दर्द आपके चेहरे पर आया कि नहीं आया शैलेश नितिन त्रिवेदी? यह तमाचा नहीं है। संबित पात्रा जी इसको अपनी सुविधा के हिसाब से परिभाषित कर रहे हैं। आज राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके कहा है कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं और मैं इसकी हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। याद करिए, राहुल गांधी जी ने कोविड के समय कहा था, मोदी सरकार की गैर जिम्मेदारी के बारे में। राहुल गांधी जी ने नोटबंदी को लेकर आवाज उठाई थी, जीएसटी को लेकर उन्होंने कहा था। भूमि अधिग्रहण कानून राहुल गांधी जी के संघर्ष के बाद रद्द हुआ। किसान कानून जिस तरीके से लाया गया उसके खिलाफ राहुल गांधी जी लड़े। कठुआ की घटना, उन्नाव की घटना के खिलाफ राहुल गांधी जी ने देश की महिलाओं की आवाज उठाई। गरीबों के साथ जब जब अन्याय हुआ है, राहुल गांधी जी ने इस आवाज को उठाया है। और इस बार तो राहुल गांधी जी का अपराध पिछड़े वर्ग की अवमानना नहीं है। राहुल गांधी जी का अपराध यह है कि उन्होंने संसद में 7 फरवरी को अदानी पर भाषण दिया था। 7 फरवरी को वो भाषण देते हैं और 16 फरवरी को हाई कोर्ट से स्टे वेकेट कराया जाता है। 27 फरवरी को निर्णय सुरक्षित हो जाता है, 17 मार्च को निर्णय हो जाता है, 23 मार्च को उनकी सदस्यता 24 मार्च को खत्म होती है। एक बात समझ लीजिए, इसको पिछड़ा वर्ग की लड़ाई नहीं, ये राहुल गांधी को उद्योगपतियों के साथ मिलकर, राहुल गांधी जी को मीडिया के छत्रपों के साथ, जिसे गोदी मीडिया कहने लगे हैं देश के लोग, उनके साथ मिलकर घेरा जा रहा है। एक चक्रव्यूह रचाया जा रहा है राहुल गांधी जी के खिलाफ। और याद रखिए, कौरवों का चक्रव्यूह भी टूटा था, ये चक्रव्यूह भी टूटेगा। दरअसल राहुल पे निशाना है, अदानी को बचाना है। अदानी को बचाने की पूरी कवायद है ये। नहीं तो कर्नाटक में बोली गई बात और गुजरात में दायर किया गया मुकदमा, और ऐसा मुकदमा जिसे खुद प्रार्थी ने हाई कोर्ट से स्टे करवाया था, अचानक उसे समाप्त किया जाता है, अचानक सुनवाई होती है। हम पूरी तरीके से सजगता और दृढ़ता के साथ अपनी बात पर अड़े हुए हैं और हम हर संभव कानूनी विकल्प का इस्तेमाल करेंगे, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। आपने 2-3 बातें कही, मैं उलझ गया। आपने बताया कि चक्रव्यूह भी टूटेगा, और जब चक्रव्यूह की बात होती है, महाभारत पढ़ने की बात होती है, तो चक्रव्यूह तो टूटता है, पर उसकी कीमत अभिमन्यु को जान गंवा के चुकानी पड़ती है। तो जानना ये चाहता हूँ कि राहुल गांधी की कुर्बानी तय है। चक्रव्यूह तो टूट जाएगा कांग्रेस के लिए, पर राहुल गांधी को जाना पड़ेगा। क्या ये शैलेश नितिन त्रिवेदी हमें बता रहे हैं? इतिहास का हवाला दिया, एक तो सवाल ही है। दूसरा, आपने बताया कि एक षड्यंत्र हुआ है और यह उद्योगपतियों को बचाने के लिए हुआ है। तो आपसे जानना ये चाहते हैं कि फैसला तो अदालत का आया है, तो क्या माननीय शैलेश नितिन त्रिवेदी ये कहना चाहते हैं, कांग्रेस ये कहना चाहती है कि अदालतें भी इसका औजार बन गई हैं?
इस षड्यंत्र का हिस्सा बन गए हैं? क्या ये उनका आशय है? क्योंकि एक अदालत नहीं बल्कि अब तो दो अदालत ने इस मसले पर अपना फैसला राहुल गांधी के खिलाफ दिया है। तो दो सवाल तो ये है, और तीसरा ये, पिछड़े वर्ग का अपमान बहुत किया है, पूरे देश में खुशी का माहौल है, ऐसा संबित पात्रा ने बताया है। तो कांग्रेस के जो पिछड़ा वर्ग के नेता हैं वो भी उतने ही उल्लसित उत्साहित हैं, क्योंकि पूरे देश में खुशी है तो पूरे देश में कांग्रेस भी आ जाती है। तो तीन विषयों पर आए, ये राहुल गांधी तो जा रहे हैं, कांग्रेस की संभावनाएं जगा रहे हैं। तो जरा शैलेश जी बताए। हमारे लिए चक्रव्यूह का टूटना महत्वपूर्ण है जी। जहां तक जान जाने की बात है तो राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने भी अपनी जान दी, इंदिरा गांधी भी शहीद हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आजादी की लड़ाई के दौरान सपरिवार जेल में रहे, उनकी पत्नी राहुल गांधी की दादी, सब लोगों ने जान कुर्बानी दी। तो हमारे लिए, कांग्रेस के लिए, नंद कुमार पटेल जी हमेशा कांग्रेस के हर हैंडबिल में लिखवाते थे, त्याग, तपस्या और बलिदान कांग्रेस की क्या पहचान। तो बलिदान वाला जो प्रश्न आपने पूछा उसका उत्तर बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस के लिए जान और व्यक्तिगत लाभ मूल्य नहीं रखते। जहां तक दूसरी बात आपने कही अदालतों के सम्मान के बारे में, हम अदालत का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन अदालतों के निर्णय के खिलाफ अपील का तो हमारे पास अधिकार है ना। इस अपील के अधिकार के तहत अपील की गई डिस्ट्रिक्ट जज के यहां, डिस्ट्रिक्ट जज ने सिर्फ डिसमिस्ड कह दिया, इसके कानूनी पक्ष पर वे नहीं गए। एक नियम है, अवमानना तो उसी की होती है जिसके खिलाफ बात कही गई होती है। राहुल गांधी जी के भाषण को तोड़ मरोड़ के, आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाके मैक्सिमम सजा सुनिश्चित करके उनकी सदस्यता सिर्फ इसलिए खत्म की गई है ताकि संसद में वे अदानी के खिलाफ न बोल पाएं। सदस्यता अंततः बहाल होगी और अदानी के खिलाफ बात भी उठेगी। जहां तक तीसरी बात आप कह रहे थे कि पिछड़ा वर्ग वाली बात, मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कहता हूं कि मोदी जात तो पिछड़ा वर्ग में आती ही नहीं थी। मोदी जी ने स्वयं इसको पिछड़ा वर्ग में जोड़वाया है, और पिछड़ा वर्ग में जोड़वाने से या नीरव मोदी के देश से भाग जाने को लेकर उठी गई बात को पूरे पिछड़ा वर्ग के खिलाफ कहना और साबित करना, यह एक षड्यंत्र है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, यह उसी चक्रव्यूह का एक अंग है। कमाल है। प्रेम प्रकाश पांडेय जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उस भारतीय जनता पार्टी की जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, क्या कर रहे हैं आप? सफलता के शिखर पर बैठकर षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसा कांग्रेस के नेता हमें बता रहे हैं। तो प्रेम प्रकाश जी, जानना है क्यों डरते हैं इतना राहुल गांधी से आप, जो इस प्रकार के षड्यंत्रों के माध्यम से उन्हें घेर रहे हैं, चक्रव्यूह रच रहे हैं, और शैलेश जी त्रिवेदी मानने को भी तैयार है, अगर बलिदान देना पड़े तो दे देंगे, हम तो देते ही आए हैं। राजीव गांधी गए, इंदिरा गांधी गए, तो अगर राहुल गांधी भी चले जाएंगे तो क्या दिक्कत की बात है। इसी प्रकार से बताने की चेष्टा की है। तो थोड़ा प्रेम प्रकाश जी आपसे दृष्टि आए। देखिए, इसमें दो बात है। पहला तो निर्णय जो है वो अदालती है जी, और दूसरी बात जो पिछड़े वर्ग की कही गई है बिल्कुल वो सही है, क्योंकि जो उन्होंने नीरव मोदी और ललित मोदी का कहा, उसके बाद जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया अपमानजनक वही हो गया, और पूरे कलेक्टिवली जो है एक समाज को किया जी। अब ये बोलते पिछड़ा वर्ग नहीं है, मोदी सरनेम लिखते हैं लोग, और हर प्रदेश में अलग अलग सरनेम लिखते हैं, उनकी उपजात जो जातियां होती है। जैसे यहाँ जो साहू लोग हैं गुजरात में मोदी कहलाते हैं, तो इस हिसाब से ये नहीं कि पिछड़ा वर्ग नहीं है। अब इसको माफी के साथ बीच में रोकना चाहता हूं, एक ये पूरा फैसला जो आया ना वो एक शख्स की याचिका पर आया है, उसका नाम है पूर्णेश मोदी, और तथ्य ये बताते हैं कि पूर्णेश मोदी जो हैं वो पिछड़े वर्ग से ताल्लुक नहीं रखते हैं, वणिक वर्ग से लगते हैं। तो आपसे जानना ये चाहता हूं, क्या देश के पिछड़ा वर्ग में एक ऐसा साहसी आदमी नहीं था जो अपमानित महसूस करके राहुल गांधी के खिलाफ केस करता? एक सामान्य वर्ग का, आपके अगड़े पिछड़े के अंदर अगड़े वर्ग का व्यक्ति याचिका लगा रहा है और उस पर आया हुआ फैसला पिछड़े वर्ग की जीत के तौर पर बताया जा रहा है। आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, तो मैं तो समझ नहीं पा रहा कि कैसे है। तो आपके माध्यम से देश समझे कि कैसे है कि एक अगड़े ने केस किया, उस पर फैसला आया और वो पिछड़े वर्ग की जीत बन गया। प्रेम प्रकाश जी आप ही बता सकते हैं या मैं या भाजपा बता सकती है? देखिए, ये मोदी जी जिन्होंने वहाँ
केस किया है जी और जो राहुल जी ने कहा कि सारे मोदी, जी तो जो सारे मोदी हैं जी उस गुजरात में जो दूसरे और भी जो मोदी है जी वो भी पिछड़े में आते हैं। जी अब केस अगर किसी एक व्यक्ति ने लगाया और वही आधार बना है और उस आधार पर जो वर्ग उससे संबंधित है जी और अगर इंटेंशन देखेंगे तो उस समय जो कहा गया है उसके जैसे एक चीज को साइलेंट करते हुए जो तंज कसा गया था वो तो पीएम मोदी के तरफ ही कहा गया था, जी वो सीधा है। तो लेकिन उस हिसाब से लेकर के अगर देखें तो उस मोदी जाति के लेकर के सारे इसमें आया है मामला। जी तीसरी बात रही कि जो चक्रव्यूह वाली बात आपने कहा कि चक्रव्यूह में राहुल जी, जी तो चक्रव्यूह रचने वाले कांग्रेस के लोग ही हैं। जी कांग्रेस के लोग प्रारंभिक दौर पे ही देखिए डिफॉर्मेशन के बहुत सारे केस हुए हैं। हमने देखा है कि जैसे केजरीवाल जी 2-2 बार 3-3 बार माफी मांग लिए और राहुल गांधी जी बार बार बोलते हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, सावरकर मैं नहीं हूं, मेरा नाम गांधी है। अब खुद जो है सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगे हैं राफेल वाले मामले में। तो ये इसको तुल देने के लिए और जो लोग भी इनके शायद मुझको लगता है कानूनी सलाहकार रहे होंगे जी वो ऐसा कुछ चाहते होंगे कि ये राजनीतिक रूप से शहीद हो जाएं। अब फिर जो कांग्रेस को एक जैसा देखने को नहीं मिला जी। कि उस समय अगर ये जाते कोर्ट में जाने के लिए बार बार बात हो रही थी कि भाई आप पवन खेड़ा के केस में तुरंत चले गए थे और वहां से स्टे ले आए थे, लेकिन इनको मालूम था कि कोर्ट ने जो आदेश दिया है शायद अगली ऊपरी अदालत में भी नहीं टिक पाएंगे, तो उसको 5-7 दिन पहले एक मोमेंट चला है जो कुछ भी किए। और इसलिए इसमें भारतीय जनता पार्टी का इतना ही कि भाई जो कोर्ट का वर्डिक्ट है वो सबको मानना पड़ेगा और कोर्ट में इनके पास है कि आगे और अपील करें। एक सवाल और लेता हूं प्रेम प्रकाश जी, उसके बाद में मैं सम्मानीय प्रमोद कुमार जी के पास चलता हूँ। बार बार कोर्ट 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 की बात कही जा रही है, तो कोर्ट की बात को समझने के लिए प्रमोद जी मेरे साथ हैं। पर समझना ये चाहता हूं कि ये गांधी परिवार के प्रति इतनी नफरत, इतनी घृणा, इतना गुस्सा, इतना आक्रोश आपके नेताओं के जहन में है किस लिए? एक परिवार जिसने इस देश के लोगों का भरोसा अनगिनत बार जीता, एक परिवार जिससे ताल्लुक रखने वाले राहुल गांधी के 2 पूर्वजों ने अपनी जान गंवाई, देश के लिए गंवाई, उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार, आज एक सजा क्या आई, गाल पर तमाचा पड़ा है, गांधी परिवार का घमंड चूर हो गया है। मतलब शहादत के संदर्भ में, कुर्बानी के संदर्भ में, जिसे हमारी पूर्ववर्ती पीढ़ियों ने अपने भरोसे का केंद्र माना था, उसके लिए ऐसी शब्दावली कैसे लगाते हैं हम? मैं समझता हूं कि गांधी परिवार के प्रति कोई ऐसी दुर्भावना नहीं है, जबकि अगर देखा जाए तो राहुल गांधी जी 2014 से और कांग्रेस पूरी जी, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं जी, तब से कांग्रेस ये पचा ही नहीं पा रही है कि जनता कैसे जीता दे रही है, बार बार जिता दे रही है। अकेली पहली ऐसी पार्टी बन गई जो बहुमत ले आ रही है। लगातार वो पार्टी जो 2 थी 84 में, तो ये जो एक इनका जो राजनीतिक घटनाक्रम रहा है। और ये बात सही है कि जो गांधी परिवार लगातार आजादी के बाद जो देश के शीर्षस्थ पूरा मतलब प्रधानमंत्री सब वही रहे, तो एक बार ऐसा उन लोगों के मानसिकता बन गई है कि भाई इनके ऊपर कोई नहीं हो सकता, जी, दे आर एबव द लॉ, मतलब हर चीज में यही ऊपर है। तो जो नियम है, कानून है, वो सबके लिए सबके लिए बराबर है। प्रेम प्रकाश जी का वो कहना है जो सारे भाजपा नेता कह रहे हैं। पर भाषा क्या है, ये संबित पात्रा के द्वारा जो कुछ कहा गया, उससे जो महसूस हुआ उसको लेकर सवाल किया प्रेम प्रकाश जी। बहरहाल हम विषय पर वापस लौटते हैं। सेशन कोर्ट ने आज फैसला सुनाया, डिसमिस्ड। तो प्रमोद कुमार जी आपसे जानना चाहता हूं, ये खामखा में कांग्रेस के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, बचा ही नहीं है कुछ केस में। 2 अदालतें स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी के संदर्भ में मान रही हैं दोषी है, तो आगे के लिए कोई उम्मीद?
डॉक्टर साहब, इसमें दो बातें हैं जी। एक तो पहला है कि जो ये देखा गया है कि जो सीजीएम कोर्ट से जी और ये सेशन कोर्ट से आज जी दोनों में राहुल गांधी जी को ये माना है कि ये दोषी हैं। जी अब इनके पास केवल एक ऑप्शन बचता है कि ये माननीय उच्च न्यायालय में जाएं, वहां जो गुजरात का जो उच्च न्यायालय है वहां पर जाएं और फिर इस चीज को वहां पे सबमिशन रखें। उसमें यदि राहत इनको मिलती है तो इनको आगे का जो है रास्ता खुलेगा, अदरवाइज इनको जेल जाने का भी संभावना है और सदस्यता तो जाएगा ही जाएगा, मतलब उसमें है। तो इनके पास जो एक सर्वसुलभ रास्ता है ये यथाशीघ्र, क्योंकि जो सीजीएम कोर्ट से इनको सिर्फ 1 महीने का मोहलत दिया गया था जी जो सजा के जो तौर पे था, 1 महीने का, इसलिए कि आपको अपील का टाइम सेशन कोर्ट में मिलता है जी जो करीब 3 दिन के बाद 23 तारीख को पूरा हो जाता है। जी। तो इनको अब यथाशीघ्र हाई कोर्ट में ये मसला को डालना होगा और वहां पे स्टे लेना होगा। आज ये तय है कि जो सीजीएम साहब के कोर्ट से भी और ये सेशन कोर्ट में भी ये बात साफ हो गया है, क्योंकि जैसे ही इनके वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी साहब और जो कांग्रेस के वरिष्ठ मेंबर भी हैं जी उन्होंने जो दलील दी, और अभी अभी जो इस चीज को शैलेश त्रिवेदी जी भी बता रहे थे कि कोई ऐसा नहीं है, पूर्णेश मोदी इसमें उनको है नहीं। दूसरा उन्होंने जो दूसरा लिया था कि जो इसमें इंटरेस्टेड पार्टी है वो कंप्लेनेंट नहीं है। इसके लिए मैं बता दूं कि क्रिमिनल केस में कोई जरूरी नहीं है कि जो विक्टिम है केवल वही कंप्लेन करेगा जी। कोई भी कंप्लेन कर सकता है। जैसे ही आपको इंफॉर्मेशन किसी को मिलता है, सपोज कीजिए कि कोई बाईपास पे 302 का केस होता है, मर्डर का केस होता है, वो चला जाता है, लेकिन कोई एक चश्मदीद उस चीज को देख रहा है, वो भी कंप्लेन करेगा और वो उस पर एफआईआर होगी। सिमिलरली इस केस में भी है कि जो पूर्णेश में मोदी, हालांकि उनका भी मोदी सरनेम है, क्योंकि उसमें यह बताया गया था कि सारे मोदी चोर हैं जी। तो ये केवल एक जो पिछड़े वर्ग के मोदी हैं उनके बारे में नहीं कहा गया, बल्कि मोदी जितने भी जमात हैं उसके बारे में बताया गया था। तो ये नो डाउट रहा कि इसमें इंट्रोगेटरी वर्ड था। मैं ये समझता हूं, ये मुझे ऐसा लगता है कि एक जो सम्माननीय मेंबर हैं जो कांग्रेस पार्टी के इतने सर्वोपरि पद पे विराजमान हैं, उनको इस तरह की ओछा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ये इसके लिए एक मुगालते हैं कि कम से कम आगे के लिए इनको एक पाथ प्रदर्शन मिलता है कि आगे इस तरह का जो शब्दों का वो प्रयोग ना करें, बल्कि शब्दों को बताया गया, हमारे धर्म अनुसार में भी बताया गया कि शब्दों को एक जो विशेष लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, बहुत ही सावधानी और चुन करके बोलते हैं जी। दूसरी चीज जो अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने जो आर्गू किया कि चूंकि ये प्लेस ऑफ अकरेंस जो वारदात वो कर्नाटका में हुआ है, केस कर रहे हैं आप गुजरात में, तो इस तरह से आपका गुजरात में जो जुरिडिक्शन है वो नहीं बनता है। उसके विषय में आपको बता दूं कि ये क्लियर जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में यह बताया जाता है कि विक्टिम कहीं पर भी है, यदि ये कहीं पर भी हुआ है मोदी से जुड़े हुए, क्योंकि ये मानहानि का केस है, ये कोई मर्डर का केस नहीं है कि ये फलाने डिस्ट्रिक्ट में, यदि सागर डिस्ट्रिक्ट में हुआ तो सागर में ही वहां पर एफआईआर होगा जिसके कंसर्न में पुलिस स्टेशन आ जाता है। इसका जो भी मानहानि का केस जहां से भी बनता है वहां पे वो कर सकता है। तो ये दोनों तथ्य को माननीय जो कोर्ट था, जो सीजीएम साहब का कोर्ट है और सेशन कोर्ट ने भी इनको बिल्कुल मूलतः जो है खारिज। प्रभा जी, दो विषय मुझे आपसे जानने थे। आपने बताया कि केवल एक विकल्प बचा है हाई कोर्ट में अपील करने का, और अगर वहां राहत नहीं मिली तो फिर कुछ बचेगा नहीं। हम तो अभी तक यहां बैठ के ये समझ रहे हैं कि विकल्प बहुत तेरे हैं, हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां से राहत मांगेंगे। तो आपसे ये समझना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचता है कि नहीं बचता, एक तो ये क्लैरिटी आपसे चाहिए। दूसरा, आपने तो बड़ा डरा दिया, शैलेश जी के तो पता चला हार्ट बीट बढ़ गई होगी, आपने बताया बस 3 दिन बचे हैं। तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि हाई कोर्ट में अपील करने मात्र से राहत मिल जाएगी क्योंकि आप हाई कोर्ट चले गए, या हाई कोर्ट जब तक सीजेएम कोर्ट के द्वारा पारित आदेश पर रोक नहीं लगाता है तब तक खतरा बरकरार है। 24 तारीख को
सूरत की जेल राहुल गांधी का इंतजार करते हुए तो नहीं मिले। हो सकता है शैलेंद्र त्रिवेदी को अभी यहां से जाते ही टिकट करानी पड़े सूरत के संदर्भ में। तो थोड़ा आप बता दें, क्योंकि आपने बड़ा डरा दिया हम लोगों को। देखिए, इसमें तो ये तय है कि जो सीजीएम कोर्ट ने जो है 30 दिन का मोहलत दिया था। आपको याद होगा कि इनकी जो कन्विक्शन हुआ था, जो सजा हुआ था, वो 23 मार्च को हुआ था। 23 मार्च के हिसाब से ये 22 अप्रैल का होता है। तो इस तरह से इनका पूरा हो जाता है। लेकिन देखिए, ये बहुत पावरफुल हैं, इनके पास तो ओवरनाइट में रात को भी जो है कोर्ट बैठ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी भी तरह से जब ये देखेंगे कि हमारी वहां पे बेइज्जती हो जाएगी या ये है, तो ये रात को भी चले जाएंगे, या हो सकता है मेंशन करने के बाद। कई बार ऐसा है जो अभिषेक मनु सिंघवी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस किया है और उसको स्टे लिए हैं। आपको याद होगा कि एक केस जो कन्विक्शन हुआ था राजस्थान से, जो सलमान खान का हुआ था, तो हिरन वाले मसले में जो हुआ था, वहां पे सजा हुआ था और उसके 1 घंटे के बाद इन्होंने स्टे ले लिया था। तो ऐसा नहीं है कि इनके पास बहुत तामझाम है कि इनको कर सकते हैं। और एक चीज और बता दूं कि ये जो 3 दिन तो निश्चित रूप से है, और ये जो जैसा बताए कि हाईकोर्ट का केवल फाइल करने से नहीं होता है, वहां से स्टे मिलना चाहिए। यदि स्टे मिलता है तभी इनको अरेस्ट पे रोक हो सकता है। यदि स्टे नहीं मिलता है या बेल ग्रांट नहीं होता है तो फिर इनको वो रिलीफ नहीं मिलती है। तीसरी चीज जो ये बार बार ये कहते हैं कि किसी पार्टी विशेष ने हमको इन्वॉल्व कर दिया है इस केस में, तो ये सरासर झूठ है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप लोग जुडिशियरी पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये देखिए, ये घटना 2019 का है जो कर्नाटक में हुआ था। 19 से आज 4 साल के बाद जो अपने प्रोसीजर के हिसाब से कोर्ट जो है अपना ले रही है। आप एक तरह से या तो कोर्ट पर विश्वास मत कीजिए। प्रभु जी, आप थोड़ा सा मेरे सवाल को भूल गए। एक तो उस पर आपसे विस्तार से जवाब चाहिए। मैंने जानना चाहता, आपने कहा बस हाई कोर्ट का विकल्प है, सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प नहीं है। अगर हाई कोर्ट ने भी राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया तो क्या सुप्रीम कोर्ट का विकल्प खुला हुआ है, या कानून ऐसा कहता है कि एक कोर्ट ने सजा सुनाई और ऊपर की 2 अदालत ने उस सजा को बरकरार रखा तो फिर जाके कहीं और जाने का विकल्प नहीं है? एक तो ये स्पष्टता चाहिए थी, तो इसमें पहले आप बता दें। फिर एक दूसरा सवाल भी आपसे करना है, पर पहले इस पर स्पष्टता है। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं बता दूं आपको। एक तो इनके पास सुप्रीम कोर्ट का विकल्प है हाई कोर्ट होने के बाद लेकिन कई ऐसा डिस्क्रिशनरी पावर है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि देखिए ये कोई कॉमन केस नहीं है, ये बहुत ही हाई स्टेक का केस है। तो ऐसी स्थिति में इनके पास है और इनको ये समझ रहे हैं, क्योंकि ये उस तरह से जो है बहुत मजबूती से और सीरियसली इस केस को नहीं ले रहे हैं। ये बहुत आप देखे होंगे कि इवन अपील फाइल करने में भी, सेशन कोर्ट में भी फाइल करने में इन्होंने काफी टाइम लगाए हैं। तो इसीलिए ये इस केस को बहुत ज्यादा नहीं, और ये केस बहुत गंभीर था भी नहीं। मैं आपको बता दूं, यदि इनको अपॉर्चुनिटी दिया गया था, होता है क्या, कोर्ट में 2 तरह का एक होता है। एक होता है कन्विक्शन, कन्विक्शन के बाद होता है सेंटेंस। तो सेंटेंस में यह दिया जाता है कि आपको कन्विक्शन यदि सजा हुआ है तो कितने सजा दिया जाए, कितने साल का सजा दिया जाए, कितने महीने का दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में जब इनको से पूछा गया था कि सजा में क्या है, तो इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि मैं कोई जो है ये नहीं हूं, वो नहीं हूं, और मैं कोई भी माफी नहीं मांगूंगा। आपको जितना सजा देना है आप सजा दे दो। और इस तरह से 2 है। सामान्यतः में ऐसे केसों में, जो मानहानि का केस में है, कि लोग जो है अपने को गिल्ट फील कर रहते हैं या एहसान कर लेते हैं कि हमसे गलती हुई है जाने अनजाने में, तो कोर्ट माफ कर देती है। देखिए, केजरीवाल के साथ हुआ है और कई लोगों के साथ हुआ है। इस तरह से जो है उन्होंने माना कि हाँ हमसे गलती होगी, भूल चूक हो गई, भावना में इस तरह से हम बोल दिए, तो इन्होंने अपनी अकड़ दिखाए हैं कोर्ट में, और इसीलिए इनको 2 साल की सजा हुई। सामान्य तौर पे जैसे ये अपनी को यदि शालीनता के साथ पेश आते तो हो सकता है 2 साल से कम सजा हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सामान्य तौर पे माननीय हाईकोर्ट के अपील के बाद, ऑर्डर के बाद ही आप जा सकते हैं। लेकिन कोई विशेष केस में यदि आपका है इस तरह का और इस तरह का सर्कमस्टांसेस बनता है तो आप मेंशन करके जा सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट का विकल्प हाई कोर्ट के बाद भी उपलब्ध है, इतना तो प्रमोद जी बात आ रही है। पर आपने एक जो टिप्पणी की उसमें शैलेश नितिन त्रिवेदी के सवाल थे। आपने तो कह दिया 4 साल का प्रोसीजर था, कहा कोई बात है, पर सवाल है प्रमोद जी, इतना सरल मसला नहीं है ना। एक केस फाइल किया था पूर्णेश मोदी ने, सुनवाई चल रही थी,
अचानक पूर्णेश मोदी ही जो शिकायत करता थे हाईकोर्ट चले गए कि सुनवाई पर रोक लगाई जाए। और शैलेंद्र नितिन त्रिवेदी तारीखें लेकर हमें यह बता रहे हैं कि भाई वही पूर्णेश मोदी अडानी पर राहुल गांधी के द्वारा लोकसभा में बोले गई तमाम बातों के बाद पूर्णेश मोदी को एक बार फिर हाईकोर्ट में जाते हुए देखते हैं और वो कहते हैं कि मेरा स्टे हटाइए, मुझे सुनवाई करानी है। 17 फरवरी को वो स्टे हट जाता है, 17 फरवरी से सुनवाई शुरू हो जाती है और कुल मिलाकर 4 सुनवाई धड़ 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 हो जाती है और 23 तारीख को फैसला भी आ जाता है। और मानहानि वाले केस में जिसमें सुबह तक बैठने की, शाम तक बैठने की, 2 दिन की, 2 महीने की सजा सामान्य तौर पर होती है, उसमें अधिकतम सजा का जो प्रावधान है 2 साल का, वो सजा हो जाती है। और राहुल गांधी वायनाड के सम्मानीय सांसद पूर्व सांसद हो जाते हैं। तो आप तो बड़े अनुभवी अधिवक्ता हैं। अदालतों के संदर्भ में हम तो रोना रोते रोते हैं, कई कार्यक्रम करते रहते हैं, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। दामनी फिल्म का डायलॉग हम भी अपने कार्यक्रम में दोहरा लेते हैं। यहां तो फैसले पर फैसला, तड़ तड़ तड़। तो आपसे जानना चाहता हूं प्रमोद जी, बहुत सामान्य सी बात है ये, या जो आप तमाम असामान्य असाधारण शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें भी कुछ असामान्य या असाधारण देख पा रहे हैं? ऐसा कोई असामान्य नहीं है जी। ये या तो ये है कि इस पे आप एक सवाल खड़ा कर रहे हैं माननीय न्यायालय पे जी, कि न्यायालय या तो किसी न किसी वे में इन्फ्लुएंस हो गया है। देखिए, हमें न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए और न्यायालय में जब तक आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि किसी तरह से इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो इस तरह की अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही ओछेपन या हल्केपन की बात है। तो प्रमोद कुमार जी का कहना है कि कर क्या रहे हैं। तो मेरे साथ में अब दिलीप गोयल जी है। दिलीप जी, आपसे जानना ये चाहता हूं कि आप महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं भ्रमित हो गई, और कांग्रेस राजनीतिक रूप से तो भ्रमित लंबे समय से लोग महसूस करते हैं, कानूनी दृष्टि से भी अब भ्रमित हो गई है। किस प्रकरण में किस तरीके से लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, इस वाले मसले में कांग्रेस का विधि शाखा जो है वो कहीं ना कहीं उलझ गई। राहुल गांधी खेद जता लेते, पहले भी जताए हुए, पता नहीं किसने उन्हें ये डायलॉग सिखा दिया। कोई फिल्म चल रही है जैसे, मेरा नाम सावरकर नहीं गांधी हूं, ताली बहुत बजती अगर सिनेमा हॉल में बोला जाता, पर या तो सजा सुनने का मौका मिल गया इस चक्कर में, और साथ में निकल भी आया भाई ये राहुल गांधी पहले माफी मांगे हुए हैं। तो आपसे जानना ये चाहता हूं दिलीप गोयल साहब, क्या आप देख रहे हैं कि कांग्रेस भ्रम की शिकार है और राहुल गांधी उस भ्रम के चलते और भंवर में फंसते जा रहे हैं? अब अदालत में सवाल उठा रहे हैं, तो प्रमोद कुमार जी कह रहे हैं भाई कोई एविडेंस हो तो बात करो, नहीं तो अदालत में सवाल उठाकर क्या राहत पाओगे? सुनवाई जल्दी क्यों हो गई, जल्दी क्यों हो गई, फैसला क्यों हो गया? जल्दी हो गई तो तारीफ कीजिए, न्याय मिला, इसमें सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्या चाहते हैं आप? देश में मसलों पर फैसले नहीं आने चाहिए? तो आप ही बताइए दिलीप गोयल जी, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या देख पा रहे हैं, क्या संदेश जा रहा है? संदेश ये जा रहा है कि ये कानूनी लड़ाई तो है जी, लेकिन अब कानूनी लड़ाई कम रही है, ये पॉलिटिकल लड़ाई ज्यादा हो गई है। आपने भ्रम की बात अच्छी की जी। अब शायद बीजेपी भी ये चाहती है कि कांग्रेस थोड़े और भ्रम में आ जाए। जी। क्या भ्रम में आ जाए? राहुल गांधी बहुत बड़े नेता बन गए हैं, वो हीरो बन गए हैं, विक्टिमाइज हुए हैं, ये सोच के कांग्रेस भी बहुत मजबूत फील करने लगे, ऐसा शायद बीजेपी चाहती है, ऐसा भी एक चर्चा है जी। क्योंकि देखिए कानूनी मामला तो डॉक्टर वकील साहब ने जो बताया वो एक अलग मामला है, माफी ऐसे किस्सों में मांगी जाती है, इसमें मैं मना ही नहीं करता जी। लेकिन ये कानूनी लड़ाई अब नहीं रही है, क्योंकि वो आपने भी कहा और उल्लेख हुआ था कांग्रेस के प्रवक्ता ने, पूर्णेश मोदी ने ही स्टे लिया था, बात तो सही है। ये जो टाइमलाइन है, जो टाइमिंग है, वो कुछ शंका पैदा करता है कि इस मौके पर क्यों ये केस चला, इतना जल्दी क्यों चल गया जी। तो ये मामला है। और ये भ्रम में रखने की बात, या तो और एक अलग तरह का भ्रम पैदा करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से इस तरह से भी हो रहा है कि इस मामले को ओबीसी का अपमान या तो पिछड़े का अपमान ऐसा मुद्दा बनाना, अब इसमें पिछड़े वर्ग की बात कहां से आती है समझना थोड़ा सा मुश्किल है जी। मोदी जो है मोड घाची, वो ओबीसी है गुजरात, बात सही है, इसका मना नहीं कर सकते। 1994 में मोड
घाची जो थे उसको शामिल किया गया था ओबीसी लिस्ट में। गुजरात में तो टेक्निकली वो ओबीसी है, लेकिन बाकी जो मोदी है सब मोदी ओबीसी नहीं है। यहाँ तो गुजरात में जो पारसी होते हैं वो भी मोदी होते हैं, या जो जैन है वो भी मोदी है। राहुल गांधी ने जो 2 मोदी के नाम लिए थे वो भी ओबीसी तो नहीं है, वो तो बनिए है और जैन है। तो ये पिछड़े वर्गों का अपमान का मामला बनाने की जो कोशिश है, मुझे लगता है वहां भी एक भ्रम पैदा करने की स्थिति है। इसमें कुछ लोगों का नाम लेके उस लोगों के बारे में कुछ टिप्पणी की गई थी, शब्दों में राहुल गांधी संभल नहीं पाए। ये सब जो चोर है वो क्यों मोदी है, शायद ऐसा बोला होता तो मामला अलग होता। ये बात सही है कि सभी मोदी चोर है ऐसा नहीं कह सकते, वो हमें शब्दों में हमारे ख्याल रखना होता है, हम इसका इनकार नहीं करते। लेकिन वो फिर कानूनी मामला हो गया, व्याख्या की बात हो गई। ये कानूनी लड़ाई अपने ढंग से चल सकती थी, लेकिन अभी मुझे ओवरऑल ये लग रहा है कि ये कानूनी लड़ाई कम है, पॉलिटिकल लड़ाई ज्यादा है। अगर राहुल गांधी का कद बढ़ता है, ऑलरेडी उन्होंने जो पद यात्रा निकाली, उसके बाद जो समर्थन उनको मिला है वो देख के लोग भी मान रहे हैं कि वो थोड़े से सीरियस, अब पहले से काफी ज्यादा सीरियस पॉलिटिशियन दिखाई दे रहे हैं। तो अगर वो और बड़े हो जाए, कांग्रेस और मजबूती फील करेंगे, तो विपक्षी एकता की जो बात है इस देश में कोशिश हो रही है कि 2024 के इलेक्शन के पहले विपक्ष एकजुट हो जाए। अगर कांग्रेस थोड़ी सी ज्यादा बार्गेनिंग करे तो शायद वो नहीं हो पाएगा, एक तो बात है, इसलिए शायद उनको हीरो बनाने की कोशिश कर रही है। और दूसरी बात यह है, बीजेपी का ये अनुभव है गुजरात का और बाकी कई राज्यों का, कि जहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधी लड़ाई जी, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच सीधी लड़ाई होती है तो बीजेपी फायदे में रहती है, नरेंद्र मोदी फायदे में रहते हैं। तो ये भी कोशिश है कि 2024 में यूपीए वर्सेस ऑल पॉलिटिकल पार्टी ऐसा एक चित्र न बने, बल्कि नरेंद्र मोदी के सामने या तो कोई एक नेता या मोस्ट प्रोबेबली राहुल गांधी जैसा चेहरा बने, इसकी भी एक कोशिश हो रही है। और इस बहाने ओबीसी में धीरे धीरे जो बीजेपी अपनी पेट बना रही है उसको और मजबूत करने की भी कोशिश हो रही है। तो शायद ये पूरा मामला उस तरह से दिलीप जी, एक सवाल मेरे जहन में है, क्या है, हमें शैलेश जी ने जब से बताया ना चक्रव्यूह रचा गया है, तो मैं राहुल गांधी को अभिमन्यु के तौर पर बड़ी कल्पना में हूं। आप भी बता रहे बड़ा नेता बन सकते हैं, तो अभी तो केवल सजा सुनाई गई है, इसमें बड़ा नेता बताने की कोशिश हो रही है। आपका आकलन क्या कहता है? अगर सजा भुगते हैं तो और भी बड़े नेता हो जाएंगे, 2 साल जेल में रहें, उसके बाद 6 साल चुनाव ना लड़ पाए, तो ये जो 8 साल का इंतजाम उनका कर दिया जाए, तो कांग्रेस में एक बड़े स्तर पर धड़ा मौजूद है जो अपनी मौजूदा समस्याओं के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार मानता है। आप देखिए, जो भी पार्टी छोड़ के जाते हैं, सोनिया जी बहुत अच्छी है, ये राहुल जी से बात बनती नहीं है, तो राहुल जी सक्रिय राजनीति में रहते हुए भले ही काम के ना रहें, राजनीति से बाहर किए जाने से हमारे काम के हो जाएं। क्या दिखते हैं दिलीप जी? कांग्रेस में एक वर्ग तो नहीं है कि राहुल गांधी का ऐसा काम लगा दो कि वो अपने काम आ जाए? क्या कहते हैं इस पे? नहीं, देखिए, हमने 10 साल देखा था, सोनिया गांधी पीएम नहीं बनी थी, सोनिया गांधी बैकग्राउंड में थे, मनमोहन सिंह पीएम बने थे। तो राहुल गांधी अभी वैसे तो कांग्रेस के कार्यकारी है, कोई होद्दे पे तो है ही नहीं वो जी। कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, वो भी अब नए चुने गए हैं जी। तो अभी लीडर कौन है कांग्रेस का? राहुल गांधी, वो सब मानते हैं। तो राहुल गांधी चुनाव ना लड़े फिर भी कांग्रेस के लीडर रह सकते, वो एक बात अलग है। लेकिन आपने जो 8 साल की बात लगती है, मेरा अनुमान ये है जी कि 8 साल के लिए वो चुनाव न लड़ सके या तो 2 साल उनको जेल में जाना पड़े, शायद इस हद तक मामला नहीं जाएगा जी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी मामला है, उसमें क्या होगा, मैं कानूनी एक्सपर्ट नहीं हूं तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन वहां शायद मिल सकती है। और शायद बीजेपी ये भी देखना चाहती है जी, मेरे पास है इसके संदर्भ में, आप कह रहे हैं मैं नहीं देख पा रहा। जब तक राहुल गांधी इस मसले पर खेद जताने के लिए तैयार नहीं होंगे, जब तक राहुल गांधी क्षमा याचना नहीं करेंगे, जब तक राहुल गांधी अपने शब्दों के संदर्भ में ये नहीं जताएंगे कि मुझसे गलती हुई, तब तक कोई भी अदालत राहत कैसे देगी? आप खुद इस कार्यक्रम में अभी थोड़ी देर पहले बोले हैं, ऐसा नहीं बोल सकते आप, पर राहुल गांधी तो गर्व के साथ देश को बता रहे हैं, आई एम नॉट अ सावरकर, आई एम अ गांधी। तो जब आप इस तरीके के संवाद जनता के बीच लेकर जा रहे हैं, और अगर आपने अब अदालत से कहा कि मैं शर्मिंदा हूं अपनी बात के लिए, तो अदालत से सजा से बच जाएंगे, पर जनता के बीच क्या मुंह लेकर जाएंगे?
क्या आप नहीं मानते? इस तरफ कुआं, इस तरफ खाई, आपने खुद अपने आप को ऐसी हालत बनाई। क्या कहते हैं जी दिलीप जी? ऐसा हुआ है, गुजरात में एक मिनिस्टर थे वो किरिया, उनको 3 साल की सजा हुई थी, उसको तो स्टे मिला था। ऐसी बातों में कई बार स्टे मिल जाता है जी। तो अभी इस केस में क्यों नहीं मिला, वो भी एक सवाल रहता है। और इसलिए तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया। तो शायद आगे जाके अगर जरूरत पड़ी कि इसको जेल में नहीं भेजना है, न तो उनको 8 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोकना है, तो आगे जाके ये भी हो सकती है। दिलीप जी, आपने मेरा सवाल शायद ढंग से सुना नहीं। मैंने आपसे कहा राहत मिलेगी कैसे? आप जैसा प्रबुद्ध पत्रकार अभी ये बोला कि उन्होंने जो बोला था राहुल गांधी ने वो सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। आप ऐसा नहीं बोल सकते। और राहुल गांधी बड़े अंदाज के साथ में जनता के बीच ये बोल रहे हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं, गांधी हूं, मैं माफी नहीं मांगता। तो कुल मिलाकर चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, बोलना तो राहुल गांधी को ही पड़ेगा ना। मैं अपने बोले पे शर्मिंदा हूं, मैं अपने बोले पे गलती मानता हूं, मैं माफी चाहता हूं, मैं खेद व्यक्त करता हूं। अब अगर खेद व्यक्त करके राहत पाते तो जनता के बीच में क्या जाएंगे? वो खेद नहीं जताएंगे तो जेल के अलावा कहां जाएंगे? इस तरफ कुआं, इस तरफ खाई। तो दिलीप गोयल जी को इसमें कोई राह नजर आई? जैसे मैंने कहा, कानूनी एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन पॉलिटिकल तौर पे जरूर कह सकता हूं कि ऐसे मामलों में मैक्सिमम 2 साल की सजा नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा अफसोस जताना होता है, क्योंकि शब्दों में अगर हो गई तो कह सकते कि मेरा इरादा नहीं था, सभी मोदी का। दिलीप जी आ तो इसी पे रहे हैं, अफसोस जताएं, खेद जताएं। तो शैलेश जी क्या कहते हैं आप? सावरकर को भूल जाएं? वैसे भी महाराष्ट्र के आपके सारे नेता बोल रहे हैं बख्श दो भाई, हमें राजनीति करनी है, सावरकर को कोसकर हमारा मामला नहीं बनेगा। तो राहुल गांधी भी अपने वो ट्वीट डिलीट करेंगे, कांग्रेस पार्टी भी डिलीट करेगी, सावरकर समझाए क्या? क्या कहते हैं शैलेश जी? अब बचाव का रास्ता यही है या कुल मिलाकर अभिमन्यु बनाकर ही मानेंगे आप लोग राहुल गांधी को? बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं आएगी जी। राहुल गांधी जी ने जो कहा उसको तोड़ा मरोड़ा गया। ओ। जिस आदमी ने केस दायर किया उसकी कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है। जो विधि विशेषज्ञ आपके बैठे हैं उन्होंने तो इसको मर्डर और तरह तरह से कंपेयर कर दिया। ये क्रिमिनल डिफेमेशन है। क्रिमिनल डिफेमेशन अलग होता है जो कि उस व्यक्ति के द्वारा दायर किया जाता है। इसके बारे में कानून बहुत स्पष्ट है। द स्टेटमेंट मस्ट रिफर टू क्लेमेंट वेदर द स्टेटमेंट हैज रिफर्ड टू। शैलेश जी मैं माफी के साथ आपको बीच में रोकूंगा। बोला तो आपने अंग्रेजी में भी बड़ी स्टाइल के साथ है। हम तो आपकी अंग्रेजी पे भी फिदा हुए, हिंदी पे तो पहले ही थे, लेकिन आपने जो बात कही ना उसे समझने की कोशिश भी की है। जो आपने स्टाइल के साथ कहा ना उसे समझना भी जरूरी है। आपने कहा कि प्रभावित होना चाहिए वो व्यक्ति। तो माननीय राहुल गांधी जी जो आपके नेता है ना, उन्होंने 3 नाम लिए थे। ललित मोदी का नाम लिया था, नीरव मोदी का नाम लिया था और हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी नाम लिया था चोर बताते हुए। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो शब्द बोला था ना, आप चाहे तो मैं उसे सुनवा सकता हूं। ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं? देखिए, तो माफ कीजिएगा, पहले पूरी बात हो जाए। सर। तो जब उन्होंने ये कह दिया सारे मोदी के साथ में चोर शब्द का उपयोग करते हुए, तो जो भी जहां भी मोदी है वो प्रभावित हो गया, और प्रभावित हो गया तो पीड़ित हो गया, पीड़ित हो गया तो उत्पीड़न का शिकार हो गया, उत्पीड़न का शिकार हो गया तो राहत पाने के लिए अदालत पहुंच गया। अब सूरत का हो या रायपुर का हो या बिलासपुर का हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? 2 अदालतें कुल मिलाकर आपके नेता को राहत देने से इनकार कर गई हैं। आप तो राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी है। कई लोग आपके कायल रहते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि अब अड़ने का समय नहीं, झुकने का समय है। 2 अदालतों में मार खा चुके इस बात पर लेके कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। समय आ गया है, 3 दिन बचे हैं। सीधे तौर पर माने गलती से निकल गया, गलत निकल गया, या आप मानते हैं? कहना तो यही है, जो बोला ठीक बोला, जो करना है कर लो। 2 साल दिए तो 2 साल दे लो, 6 साल के लिए रोक लो। क्या कहते हैं शैलेश? मुझे तो वर्तमान परिस्थिति में किसी भी प्रकार की माफी की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। लेकिन डिबेट के दौरान एक बात सम्मानित प्रेम प्रकाश भैया ने कही थी, उसका उत्तर मैं देने की अनुमति, उतना मेरा अधिकार है कांग्रेस वो पूरा है। हमने कह दिया माफी नहीं मांगेंगे, अभी भी कह दिया हम सनद रखेंगे। कहा कि हम मोदी जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पे।
जी। इतना अहंकार है कांग्रेस को। अहंकार तो बीजेपी को है, जिसने कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही। छत्तीसगढ़ की सरकार को यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और हम पर ऐसे आरोप लगाना ये तो सही नहीं है। और राहुल गांधी जी बेहद विनम्रता से लेकिन उतनी ही दृढ़ता से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पूरे कांग्रेस के लोग राहुल गांधी जी के साथ थे, हैं और रहेंगे, और इस लड़ाई में अंततः सत्य की विजय होगी। एक छोटा सा शेर कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि कुछ देर की कमजोरी है, फिर से जोर आएगा। इनका तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। अरे आपका तो दौर रहा है साहब, आएगा की क्या बात है। 4 दशक तक एक छत्र राज की हैं आप देश में, कहां भूल गए आप। आने की क्या बात है, आपका दौर आया था, अभी आएगा को लेकर ही तो जद्दोजहद है। आपने कहा राहुल गांधी के साथ हम पूरी तरह हैं, देखना है अगर ऐसे ही अड़े रहने पर अंदर गए तो आप में से कितने साथ में अंदर जा रहे हैं, या राहुल गांधी को केवल छोड़ने तक जा रहे हैं और बाकी सिर्फ उसके माध्यम से अपने लिए संभावना देख रहे हैं। कई सारे सवाल हैं, पर आप इतनी आसानी से निकलिए मत, थोड़ा बताइए तो सही ना शैलेश जी। सब बोल रहे हैं तो आप ही बता दीजिए, ये बात एकदम ठीक है क्या? ये सारे चोर मोदी क्यों होते हैं, या सारे मोदी चोर ही क्यों होते हैं? बहुत अच्छी बात है, नहीं माफी मांगनी चाहिए, नहीं इसमें खेद जताना चाहिए, अड़े रहना चाहिए, कायम है आप। तो आपके भी कुछ 2-4 मोदी दोस्त हैं, तो उनको भी पता चल जाए कि शैलेश जी उनके संदर्भ में क्या राय रखते हैं, क्या नजरिए रखता है, तो थोड़ा बता दें आप। ऐसे ही रहना चाहिए। देखिए, राजनीतिक रूप से तंज कसे जाते हैं। भारत की राजनीति के पुराने दौर को याद करिए, राम मनोहर लोहिया जी के भाषणों को याद करिए, अटल जी के भाषणों को याद करिए। भारत में उदारता की एक परंपरा रही है। कबीर साहब काशी के घाट में खड़े होकर कहते थे कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। और उन्हीं कबीर साहब ने मुगल शासनकाल में कहा, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए। तो भारत में उदारता की बड़ी परंपरा रही है, और ये जो संकीर्णता की, अहम की, घमंड की राजनीति मोदी जी के राज में शुरू हुई है, लोकतंत्र विरोधी राजनीति शुरू हुई है, इसका अंत अवश्य होगा। आप निश्चिंत रहिए। अब ये मैं समझ ही नहीं पा रहा, ये लोकतंत्र विरोधी राजनीति कैसे शुरू हुई है? मोदी जी ने कह दिया कि अब इस देश में चुनाव नहीं होंगे, संविधान संशोधन हो गया, अब मैं आ गया हूं, मैं ही रहूंगा, तो हम माने। चुनाव हो रहे हैं, मोदी जी के जोर लगाने के बावजूद भी हिमाचल में आप जीत रहे हैं, बंगाल में ममता जी जीत रही हैं, आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी जीत रहे हैं, राव साहब जो है हैदराबाद में परेशान किए हुए हैं। इसके बावजूद कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो रहा है। वाकई हो रहा है, विचार करेंगे शैलेश जी। पर हम प्रेम प्रकाश जी के पास वापस चलते हैं। कुल मिला के प्रेम प्रकाश जी, जानना यह है, कांग्रेस को ऐसा लगता है कि आप कुल मिलाकर षड्यंत्र रच रहे हैं उनके नेता के खिलाफ, और उस षड्यंत्र में अदालत को भी भागीदार बना रहे हैं। ये जो सवाल दाएं बाएं से आ रहे हैं ना, इस तारीख में स्टे हट गया, इस तारीख में सुनवाई हो गई, इतनी जल्दी फैसला आ गया, फिर ये भी बताया जाता है जिस जज के यहाँ पे मामला लगा हुआ है वो कब किसका वकील रहा है। तो कुल मिला के कांग्रेस बता यही रही है कि सब कुछ मिला जुला कर दिया आपने। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के जब भी नेताओं के खिलाफ जी अदालतों ने निर्णय लिए, चाहे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हो, चाहे हम लोगों को याद है शाह कमीशन के समय भी जब हुआ था, सारे कांग्रेस के लोग और वो जेल भरो आंदोलन के रूप में कोर्ट में घुस जाते थे जी। इन्हें ये एक तरीके से इस बात का मुगालता है कि आजादी के बाद जो इनकी सत्ता आई जी। और वही कांग्रेस अब रही नहीं जी लेकिन उसके बाद भी जो नेतृत्व जो वहां तक आया है, यहां तक जी, तो लगातार जीतते रहने से, बोले ना हमारा दौर, तो दौर आएगा कि नहीं आएगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन दौर तो था जी। और उस दौर से जो गुजर चुके हैं, तो ये जरा सा भी कुछ भी, बल्कि ये तो सबसे ज्यादा अनडेमोक्रेटिक है, ये इतिहास बता चुका है। और ये बात करते हैं, इसी सरकार में हम लोगों ने देखा, हमारे भिलाई में, इनको एक उदाहरण दे रहा हूं, जो चूंकि ये बता रहे हैं षड्यंत्र किया गया। एक नगर निगम में पार्षदों ने
एक गिफ्ट मिला था उसको वापस किया, तो उनके खिलाफ 19 सदस्यता समाप्त करने के लिए कमिश्नर के यहाँ लगा दिए, जो नहीं है। तो ये वो बातें न करें। आपने जो किया, आपका इतना बड़ा नेता बोलते समय जब इस बात का ध्यान नहीं रख रहा है। अच्छा, आप कबीर की बात कर रहे थे, उदारता। अच्छा, उदारता में आप क्या है? आपको भी तो होना चाहिए, थोड़ा विनयशील भी तो होना चाहिए। हम लोगों ने विधानसभाओं में देखा है कि कई सदस्य एक दूसरे पे कुछ बोल देते, उसके बाद भी अगर कोई बात होती तो विशेषाधिकार भंग की जितनी सूचनाएं भी जाती, विशेषाधिकार के वो बोल देते कि नहीं ठीक है, हमारा बोलने का मतलब ये नहीं था, खेद। लेकिन ये जो अकड़ है, ये जो घमंड है कि हमारे अलावा कोई नहीं है, वी आर एबव द लॉ, मतलब हम कहीं नहीं है, हम जो चाहेंगे सो करेंगे, सारी एजेंसियों को मतलब बदनाम करो। जब चुनाव जीत जाते हैं तब इनके लिए वही जो है ईवीएम मशीन ठीक रहती है, हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है, तो ईवीएम ठीक रहती है। बहरहाल हमारे पास समय सीमित है प्रेम प्रकाश जी, तो मैं अब इसे समापन पे ले जाता हूं। प्रमोद कुमार जी, सीधे आपके पास में आता हूं। कानूनी पहलू जनता की समझ में आना चाहिए। इसमें जो भी राहत की अपेक्षा कर रही है कांग्रेस या राहुल गांधी, क्या अभी भी ये विकल्प है? प्रमोद जी, एक कानूनी सलाहकार के तौर पे पूछ रहे हैं, जज के तौर पे नहीं पूछ रहे। लोग वकील के पास इसलिए जाते हैं ना, सर क्या करना ठीक रहेगा, तो हमने कहा आपके माध्यम से शायद सलाह चली जाए। क्या अभी भी राहुल गांधी अगर अपने कहे पर खेद जता दें कि ये मेरी आशय नहीं था या मेरी भावना नहीं थी, मेरी भावनाओं से अगर दुख पहुंचाया तो मुझे इसका खेद है, तो अदालत से राहत मिल जाएगी? या चूंकि आपने पहले इस मामले में माफी नहीं मांगी है और आपको सजा मिल चुकी है, तो सजा से बचने के लिए अब आप ये बात कह रहे हैं, इसलिए अब ये माफी भी काम नहीं आएगी? थोड़ा इसके संदर्भ में बताएं। अभी भी माफी का विकल्प है क्या? क्या सावरकर हो जाने का विकल्प है क्या? डॉक्टर साहब, ऐसा है कि ये माननीय न्यायालय में या हमारे सनातन धर्म में ऐसा विधान है कि यहाँ पे अहंकार नहीं चलता है। ये पूरा केस ही अहंकार के बेस में है। ये बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हुआ है, लेकिन और अभी बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर में मानहानि में ऐसा कोई सजा बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। हमने पहले भी बताया कि अभी केजरीवाल साहब ने इनके केवल सॉरी बोले और उसके बाद केस खत्म हुआ है। और ऑनरेबल कोर्ट ने, जो सीजीएम साहब के कोर्ट ने इनको एम्पल अपॉर्चुनिटी दिया था एट द टाइम ऑफ सेंटेंस कि आर्गू कीजिए, उसमें भी इन्होंने अक्ल दिखाते हुए कि गांधी कभी माफी नहीं मांगता। तो इस तरह का स्टेटमेंट, ये अकड़पन, ये अहंकार, ये ना तो हमारे सनातन धर्म में शोभा देता, ना हिंदुस्तान की संस्कृति में शोभा देता है और ना भारतीय न्यायालय में ये है। तो इनको कहीं ना कहीं जाकर के अपनी अहंकार को त्यागना होगा, और यदि ये त्यागते हैं तो माननीय जो उच्च न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय इस चीज को बिल्कुल सहानुभूति पूर्वक देखेगी और इनकी, हो सकता है इनकी सजा को खत्म कर दे। ऐसा हमें तो प्रमोद जी ने बता दिया है, माफी का विकल्प अभी भी है। देखिए राहुल गांधी क्या मानते हैं। लेकिन मैं दिलीप जी आखिरी टिप्पणी आपसे चाहता हूं। माफी सजा खत्म करा सकती है, तो क्या सजा वोट दिला सकती है? क्या ज्यादा मुफीद है कांग्रेस के लिए और क्या ज्यादा मुफीद है राहुल गांधी के लिए? एक आखिरी टिप्पणी आपसे मिल जाए, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि कौन से विकल्प पे जाना उचित रहेगा, वोट या राहत। इस देश में हमने देखा है कि सजा हो जाए तो सहानुभूति मिल जाती है। विक्टिमहुड का नरेशन इस देश में चला है, लेकिन उसको ठीक ढंग से चलाना होगा। तो देखना होगा कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या रही। शायद वो विक्टिमहुड, हमें गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश है तो उसको टारगेट किया जाता है, वो नरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। और बीजेपी कोशिश ये करेगी कि इसको पिछड़ों का अपमान, उस तरह की कोशिश करेगी। वैसे वो पिछड़ों के अपमान की मामला है लेकिन पूरी कोशिश करेगी कि ये मुद्दा चलाया जाए, और वो मुद्दा जितना लंबा चले, इसलिए शायद ये कोशिश होगी कि कानूनी लड़ाई भी थोड़ी लंबी चलती रहे और पिछड़े का अपमान की बात चलते रहे। इसमें पिछड़ों का अपमान हुआ ऐसा मुझे नहीं लगता। शब्दों का पसंद की जो चयन था उसका मामला है, और अब कांग्रेस को डिसाइड करना होगा स्ट्रेटेजिकली। मुझे लगता है कानूनी तौर पे नहीं, स्ट्रेटेजिकली डिसाइड किया जाएगी कि क्या विक्टिमहुड से ज्यादा फायदा होगा, तो शायद उस दिशा में जाया जाएगा। उस दिशा में जाए तो कुल मिलाकर हम बातचीत के अगर निर्णय पर पहुंचे इतनी बातचीत में, तो अभी भी राहुल गांधी के पास राहत का रास्ता है, पर वो रास्ता माफी के सवारी करके ही आता है। अब सवाल इस बात का है
कि माफी मांगने से राजनीतिक रूप से फर्क और जिस तरफ पलड़ा ज्यादा दिखाई देगा उस रास्ते को अपनाया जाएगा। और कुल मिलाकर आने वाले समय में जानने में दिलचस्पी रहेगी, राहुल गांधी गांधी ही रहते हैं या उनके शब्दों में सावरकर साबित होते हैं। दिलचस्प मामला है, निगाह बनाए रखेंगे, समय समय पर बात भी करते रहेंगे और अपने इन मेहमानों को याद भी करके बुलाते रहेंगे। बहरहाल आज की इस बातचीत में इतना ही। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर राहुल गांधी को समर्पित है। कमाल का शेर है। हमारा शेर ये कहता है कि क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, कि क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं सकता। वसीम बरेलवी ने क्या कमाल की बात कही थी। अभी राहुल गांधी की स्थिति यही है, तय करना मुश्किल हो रहा है कहां जाए। देखें कोई राह बताएगा, उस राह पर राहुल गांधी को चलता हुआ पाया जाएगा। इंतजार रहेगा। बहरहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए